नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। हफ्ते दर हफ्ते हर रविवार आपके साथ हम जुड़ते हैं और कोशिश करते हैं ये समझने की कि अब यहाँ से बाजार की चाल कैसी रहेगी, अब वो कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पर हमें फोकस करना चाहिए। बीता हफ्ता कम से कम जाते जाते थोड़ी उम्मीद दे गया। जी हाँ, जिस तरीके से हम देख रहे थे लगातार 24,600 के बाद से 24,700 के बाद से बाज़ार में एक प्रेशर बना हुआ था, वो हमने देखा कि थर्सडे के दिन एक रिकवरी आती हुई दिखाई दी। और जो फ्राइडे की जो क्लोजिंग हुई है, लाल निशान में हम ज़रूर बंद हुए, लेकिन फिर भी 24,200 के ऊपर बंद होते हुए दिखाई दिए। तो ये एक अच्छी 24,250 के आसपास जो हमारी क्लोजिंग आई है, उससे कहीं ना कहीं ये उम्मीद जमी है कि क्या अगला हफ्ता जो है वो बाज़ार में एक रिकवरी का और देखने को मिल सकता है। बहुत सारे लोग 24,400, 24,500, 24,600 की फिर से बात कर रहे हैं। क्या होगी बाज़ार की यहाँ से चाल अब नतीजों का दौर ख़त्म होने के बाद, किन सेक्टर्स पे रखे नज़र, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कुछ हो रहा है क्या वो फिर करेगा परेशान। इन्हीं तमाम चीज़ों को समझने के लिए, इन तमाम गुत्थियों को सुलझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुदीप बंदोपाध्याय सर। सुदीप सर, बहुत बहुत स्वागत सर आपका आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और जब भी आप आते हैं सर, बड़ा ही आनंद आता है आपसे बातचीत करने में, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो बाज़ार में पे ही आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। काफ़ी थका रहा है बाज़ार, जिस तरीके से ये मतलब लंबे समय से जो एक उम्मीद जगी थी, जब हम थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दी, लेकिन फिर से वो जो है बीते से बीते हफ्ते के अंदर धूमिल होती हुई दिखाई दी। इस हफ्ते कुछ उम्मीदें जगी हैं, आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं आने वाले समय को लेकर के? क्या ये जो नियर टर्म में बॉटम है वो बन चुका है? हालांकि आपका नज़रिया थोड़ा सा लंबे अवधि का होता है, लेकिन फिर भी क्या अभी हाल फिलहाल के लिए मान लें कि जो गिरावट का दौर था पूरा हो गया, या अभी भी चिंताएं लग रही हैं आपको? विपुल जी नमस्कार। मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। देखिए, मार्केट पे उम्मीद तो बहुत कुछ है, पर जो अनिश्चयता दुनिया भर के बाजार में आज के दिन में है, उसका मुख्य कारण, जैसे हम सब लोग जानते हैं, वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वही इसी का मुख्य कारण है। और उसमें भी अगर हम लोग आइडेंटिफाई करना चाहें तो कच्चे तेल का प्राइस, यही सबसे बड़ा फैक्टर है इंडिया के लिए, एटलीस्ट इंडियन मार्केट के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए, रुपए के लिए। सो हर चीज में जैसे ही कच्चे तेल का दाम बढ़ रहा है, इंडियन मार्केट पे प्रेशर आ रहा है और रुपये पे प्रेशर आ रहा है। और जो स्थिति अब बन रही है कि कोई सोल्यूशन की तरफ कुछ मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, और कच्चे तेल का दाम और 90 के $90 पर बैरल ब्रेंट क्रॉस करके 93, 94, 92 इसी रेंज में घूम रहा है। और यूएस के तरफ से डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ईरान की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। कोई सोल्यूशन सामने साफ दिख नहीं रहा है, और ये एक शंका की बात है। तो जैसे हम पहले भी जिक्र कर रहे हैं, उम्मीद बहुत कुछ है, क्योंकि हमारे मार्केट में एक लेवल का स्टेबिलिटी मेंटेन किया, ये सब टर्मोइल के बावजूद। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स दबा के खरीद रहे हैं। अभी भी डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड का एसआईपी फ्लो तगड़ा है, और एफआईआईज की तरफ से भी बिकवाली का जो दौर चल रहा था, वहां पे भी थोड़ा रुकावट आया है। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे लिए पॉजिटिव हो रहे हैं। कॉर्पोरेट रिजल्ट फर्स्ट क्वार्टर के अच्छे आए हैं, तो सब कुछ पॉजिटिव है। पर ये जो अनिश्चयता दुनिया भर में बना हुआ है वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के कारण, वही चिंतित कर रहा है, वही थोड़ा अनिश्चयता मार्केट में ला रहा है। और अगले हफ्ते की स्पेसिफिकली अगर बात की जाए, तो मैं ये कहूंगा कि सतर्क रहना पड़ेगा विपुल जी। अभी भी जो 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 प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसका समाधान नहीं हुआ है, तो सतर्क रहना ही सही होगा। चलिए, और इन सब के बीच में सर बहुत सारी चिंताएं का जिक्र आपने किया कि हाँ अभी भी वो चिंताएं बनी हुई है। मुझे याद है पिछली बार जब हम आपसे बातचीत कर रहे थे, थोड़ी सी कच्चे तेल की में नरमी आई थी, तो उम्मीदें थोड़ी और बढ़ गई थी। वो फिर से जो है चिंता का विषय निश्चित रूप से बनी हुई है। इस पर हम लोग आगे बातचीत करेंगे, लेकिन ये यूएस ईरान का इशू सर धीरे धीरे करके काफ़ी लंबा खिंच गया मामला, और अभी भी कोई हल निकल रहा है ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। कहाँ जाते हुए इस सिचुएशन को आप देख रहे हैं? क्या ये कन्फ्लिक्ट अभी और बढ़ेगा, या फिर इकोनॉमिक टेंशन से जो है बात बनती हुई दिखाई देगी? क्योंकि यूएस के लिए भी तो चिंताएं बढ़ रही हैं सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विपुल जी आप। और देखिए, आजकल के दिन में मॉडर्न वॉरफेयर में ये इतना जल्दी कुछ खत्म नहीं होता। रूस यूक्रेन की जो युद्ध शुरू हुआ है 2022 के फरवरी में, आज देख लीजिए 4 साल, 4.5 साल हो रहा है, अभी भी वो प्रॉब्लम चल रहा है।
यूएस ईरान भी उसी दिशा में जा रहा है या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। पर मुझे तो कोई बहुत जल्द कुछ बहुत बड़ा सोल्यूशन दिख नहीं रहा है, क्योंकि ट्रम्प साहब ने जो पोजीशन लिया है वहां से उनके लिए पीछे हटना पॉलिटिकली बहुत डिफिकल्ट होगा। वैसे भी पॉलिटिकली सिचुएशन उनके लिए खराब है, क्योंकि कच्चे तेल का प्राइस बढ़ने के कारण यूएस में पंप में गैस प्राइसेस बढ़ गए हैं, जो कि उनके जो वोटर्स हैं और मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है उनके लिए शंका की बात है। पर स्थिति ऐसी है कि ईरान के लिए भी एक टफ स्टैंड ईरान के जो जो एग्जिस्टिंग ग्रुप है, जो जो एग्जिस्टिंग आईआरजीसी, उन्होंने बहुत टफ स्टैंड ले लिया है कि उनके लिए भी एक आत्मसम्मान की बात आ गई है और वो भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये स्थिति बनी हुई है। इसमें कौन पीछे हटेगा, कौन पहले कॉम्प्रोमाइज करने के लिए राजी होगा, इस विषय में टिप्पणी करना बहुत मुश्किल है। तो मैं तो यही मानूंगा कि वोलेटिलिटी के लिए तैयार रहना पड़ेगा और मुझे तो लगता है ये कॉन्फ्लिक्ट किसी ना किसी फॉर्म में अब हमको झेलना पड़ेगा और इसके साथ जीना पड़ेगा। सर, इसके बाद जो आपने एक और जिक्र छेड़ दिया था, जो मेरे अगला प्रश्न था, वो था विदेशी निवेशकों को लेकर के। उस फ्रंट से थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखाई दी है। कम से कम एक तो हमें सेलिंग देखने को नहीं मिल रही है, दूसरा बीच बीच में रह करके थोड़ी थोड़ी सही पर वो बाइंग कैश के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। ये सर वापस कब लौटेंगे एफआईआई? क्योंकि हमारे बाज़ार अब तो थोड़े से बेहतर दिखाई दे रहे हैं, नतीजे भी हमारे उतने ख़राब नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो क्या चिंताएं हैं जो अभी भी रोक रही हैं विदेशी निवेशकों को भारत में आने के लिए? जैसे हम लोग जिक्र कर रहे हैं, आप भी बता रहे हैं, मैं भी बता रहा था कि विदेशी निवेशक थोड़ा थोड़ा करके निवेश कर रहे हैं। जो बिकवाली का दौर था वो कुछ हद तक खत्म हो गया है। ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, मैं ये बताना चाहूंगा। इसके दो तीन मुख्य कारण है। एक तो इंडिया ने जो एफसीएनआर और ईसीबी के लिए जो हेजिंग का मैकेनिज्म दिया है, बैंकों को बताया है कि आरबीआई हेजिंग कॉस्ट क्लियर करेगा, इसके चलते बहुत बड़ा रकम इकट्ठा हो रहा है। जो उम्मीद है ये 60 से 80 बिलियन डॉलर के बीच में इंडिया के पास आ जाएगा इंक्रीमेंटल। और सब बिला मिलू के जब तक कि सितंबर एंड तक ईसीबी का विंडो क्लोज होगा, एफसीएनआर का विंडो 31 अगस्त को क्लोज हो रहा है, ये लगभग 90 बिलियन के आसपास जा सकता है, जो कि रुपये को एक स्टेबिलिटी दे रहा है, इंडियन फॉरेन करेंसी रिजर्व को एक स्टेबिलिटी दे रहा है। वो फॉरेन निवेशक के लिए, विदेशी निवेशक के लिए बहुत अच्छी बात। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि कॉर्पोरेट रिजल्ट्स जिसको लेके शंका था, वो वहां पे अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है और उम्मीद ये है कि आने वाले क्वार्टर्स में थिंग्स विल इंप्रूव इवन फ्रॉम हियर ऑन। तीसरी बात है, जो एल नीनो और मॉनसून को लेके एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ था 2-3 महीने पहले तक, वहां पे थोड़ा बहुत कंफर्ट देखने को मिल रहा है। थोड़ा बहुत बारिश हुआ है और डेफिसिट जितना शंका था उससे बहुत ही कम डेफिसिट शायद होगा, अगर होता है तो भी। तो ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो इंडियन इकोनॉमी में और इंडियन करेंसी में पॉजिटिव डेवलपमेंट है, इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर में पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ये विदेशी निवेशक को उत्साहित कर रहा है। पर शंका एक ही चीज का है, वो है कच्चा तेल। यहाँ पे भी वो घूम फिर के वो कच्चा तेल आ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कंपनीज, इंडियन कॉर्पोरेट अर्निंग्स और रुपए पे भी दबाव आएगा। और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई ऐसा कुछ बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। जैसे जैसे आपका कच्चे तेल का प्राइस बढ़ेगा, मार्केट में दबाव आएगा, इकोनॉमी में दबाव आएगा, रुपये में दबाव आएगा। और ये तीनों विदेशी निवेशक के लिए बहुत हानिकारक है। तो वो इसके लिए थोड़ा चिंतित है और इसीलिए जैसे हम लोग कहते हैं फूक फूक के छाछ पी रहे हैं, थोड़ा रुक रुक के थोड़ा निवेश कर रहे हैं। और मुझे लगता है वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट अगर खत्म होता है या इसमें किसी तरह का युद्ध विराम आ जाता है, जिससे लगता है कि ऑयल प्राइसेस एक लेवल पे स्टेबल हो गया है, उसके बाद पैसा आना शुरू हो जाएगा। वैसे अभी भी थोड़ा बहुत हो रहा है, पर उसका फोर्स और बढ़ जाएगा और ज्यादा पैसा विदेशी निवेशक इंडिया में डिप्लॉय करना चालू करें। ये बात आपने सही है। अच्छा सर, ये अभी क्रूड को लेकर के निश्चित रूप से वो बड़ा फैक्टर है, लेकिन ये अभी जब हम लोग 88 के आसपास थे
तो ट्रम्प साहब का एक स्टेटमेंट आया, क्रूड काफ़ी मतलब जब 88 से हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे, बड़ी चिंताएं थी कि हम फिर से $90 क्रॉस करने वाले हैं। अब तो खैर हम 93 के आसपास आ गए, लेकिन तब भी वो कह रहे थे क्रूड काफ़ी नीचे है। तो ये ट्रम्प साहब कौन से क्रूड की बात करते हैं? मतलब किस दुनिया में हैं? और वो कह रहे हैं मतलब बहुत जल्दी जो है युद्ध से पहले के लेवल भी आ जाएंगे, और क्रूड ऑलरेडी नीचे काफ़ी जा रहा है। तो ट्रम्प साहब जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, मतलब भरोसा नहीं होता सर। क्या कोई टिप्पणी करना चाहेंगे ट्रम्प साहब पे? देखिए, ट्रम्प साहब और उनके जो टीम है, उनका एक ऑपरेटिंग वर्ड है पोस्ट ट्रूथ। तो वो उनके लिए सच का माने अलग होता है। हम लोग जो सच जो समझते हैं और उनके लिए सच अलग है। तो उनका सच वो ही जानते हैं क्या वो बता रहे हैं। और देखिए, भरोसा भी एक यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से कोई एक स्टेटमेंट आना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर हुआ करता था, और इसके लिए लोग इंतजार करते थे इसी मैटर में यूएस प्रेसिडेंट का एक स्टेटमेंट आएगा। आपको अगर याद होगा पिछले प्रेसिडेंसी, आप 5, 10, 15, 20 साल देख लीजिए, कभी भी यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ रहा है मतलब उसका वेट अलग होता था, उसका मायने बहुत इंपॉर्टेंट होता था। अभी तो हर सुबह उनके तरफ से ट्रूथ सोशल में हर तरह का पोस्टिंग चलता रहता है, और मार्केट तो उसको डिस्काउंट भी कर लिया है। अब आजकल तो मुझे तो नहीं लगता है, हाँ सब लोग पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हो, हम भी पढ़ते हैं, सारे चैनल्स में उसका चर्चा भी होता है, पर मार्केट उससे ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं होता है। और मुझे तो लगता है यूएस में भी लोग उनको उनके स्टेटमेंट्स को डिस्काउंट करना चालू कर दिए हैं। अभी ऑयल प्राइस पे वापस आता हूँ। ये देखिए, ये आज जो 90, 92, 95 इस रेंज में ऑयल प्राइस घूम रहा है, ये अच्छी बात है कंसिडरिंग द चैलेंजेस, क्योंकि अभी भी बहुत सारे देश इंक्लूडिंग चाइना, जो कि सबसे बड़ा कंज्यूमर है ऑयल का, वो अपना रिजर्व से ड्रॉ कर रहे हैं। मतलब चाइना का जो रेगुलर रिक्वायरमेंट है उसको लेके अभी भी ऑयल मार्केट में वो नहीं आ रहा है। कल को अगर उन्होंने रिजर्व से ड्रॉ करना बंद कर दिया या रिजर्व रीबिल्ड करने का डिसीजन लिया और मार्केट में पहुंच गए, तो ऑयल प्राइस जरूर शूट अप करेगा। और करंट जो सिनेरियो है, एक बार ये $100 क्रॉस कर लिया तो 120 तक भी पहुंच सकता है, और वो भयंकर होगा यूएस के लिए भी, हमारे लिए भी, और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के लिए। तो ये स्थिति बन सकती है, कभी भी बन सकती है। तो अब ट्रम्प साहब कुछ भी कहे, हालत बिल्कुल सही नहीं है एज फार एज क्रूड ऑयल प्राइसेस आर कंसर्न। ठीक सर, अब वापस लौटते हैं सर अपने बाजार को लेकर के। बहुत सारे लोग आपसे सेक्टर और शेयरों पे बातचीत करना, हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो सुनना चाहते हैं आपको। अच्छा सर, एक चीज़ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, आपकी जो सदरी है कमाल लग रही है, और मेरे शर्ट से मैच भी कर रही है, तो मतलब हम दोनों का कलर जो है वो काफ़ी हद तक मिल रहा है। इस पर ध्यान अभी गया मेरा। लेकिन सर एक एक करके तमाम सेक्टर्स पे बातचीत करते हैं। सर बीता हफ्ता जो है वो शुगर के नाम रहा। ये ऐसा सेक्टर रहा है जिसपे कि भरोसा कम रहता है ट्रेडर्स बीच बीच में, लेकिन जो डेवलपमेंट हुए एथनॉल को लेकर के, फिर अभी जिस तरीके से शुगर की शॉर्टेज की बात हुई, फिर इंपोर्ट करने की बात हो रही है। फ्राइडे के सेशन में गिरावट रहा, लेकिन फ्राइडे से पहले इस हफ्ते काफ़ी 2 हफ्ते के अंदर काफ़ी शानदार रैली रही। इस सेक्टर को गंभीरता से लेना भी चाहिए या नहीं? आपकी निगाहें हैं क्या इस सेक्टर के ऊपर, क्योंकि काफ़ी खबरें बहुत रही सर? देखिए विपुल जी, निगाहें तो रखना पड़ता है, पर मैं निवेशक को इस सेक्टर में खरीदारी करने से कुछ ऐसा एनकरेज नहीं करता हूँ कि बहुत वोलेटाइल है। और देखिए, पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव सेक्टर है। इसमें फार्मर्स हैं, मिल्स हैं, और सबसे बड़ा कंज्यूमर है। तो शुगर आप भी कंज्यूम करते हैं, हम भी करते हैं, सब लोग जो दर्शक है वो भी कंज्यूम करते हैं। तो शुगर प्राइस ऊपर जाना एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है सरकार के। इसीलिए आपने बोला ना फ्राइडे प्राइस नीचे आ गया, इसका कारण क्या है? इन्होंने ड्यूटी फ्री इंपोर्ट 1 मिलियन मेट्रिक टन का अलाउ कर दिया है। बिल्कुल। इसके चलते जो एक्सपेक्टेशन था, जो बन रहा था हफ्ते के अंदर कि शुगर में बहुत सप्लाई टाइट हो गया है और प्राइसेस बढ़ेंगे, जो मिल्स हैं उनके रियलाइजेशन बढ़ेंगे, ये इसमें थोड़ा बहुत सुधार आया है और वही करेक्शन देखने को मिल रहा है। अब स्थिति क्या है? नॉर्मली ये समय जब हम अगस्त में बैठे हैं, सामने फेस्टिव सीजन पूरा पड़ा हुआ है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक फेस्टिव सीजन माना जाता है, और ये फेस्टिव सीजन में शुगर का डिमांड बढ़ता है। और मालूम है सबको, मिठाई वगैरह और कंजम्पशन बढ़ जाता है। और इस समय में नॉर्मली 6 मिलियन मेट्रिक टन का
इन्वेंट्री होता है शुगर का, और इस साल अपेरेंटली वो इन्वेंट्री लगभग 3 मिलियन मेट्रिक टन का ही बचा है। तो एक सिग्निफिकेंट शॉर्टेज ऑफ शुगर इन्वेंट्री आज के दिन में देखा जा रहा है, और इसी के कारण शुगर प्राइसेस बढ़ रहे थे, एक रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गया था, और वहीं पे सरकार को स्टेप इन करना था और उन्होंने स्टेप इन किया और इंपोर्ट अलाउ कर दिया है। और जब ये इंपोर्टेड शुगर ड्यूटी फ्री आ जाएगा तो नेचुरली इसका असर प्राइस पे सीधा देखने को मिलेगा, और ऑलरेडी उसके लिए प्रिपरेटरी वे में आप कह सकते हैं कि शुगर मिल के प्राइसेस जो बढ़ गए थे वहां पे थोड़ा करेक्शन देखने को मिला। मुझे लगता है ये बहुत ही वोलेटाइल सेक्टर है, और सरकार के लिए अभी, और एक बात इंपॉर्टेंट है, बताना जरूरी है, यूपी का इलेक्शन आ रहा है। अब हम सब लोग जानते हैं, और यूपी में शुगर के सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है, वो फार्मर भी है, मिल्स भी है, कंज्यूमर भी है। तो यूपी इलेक्शन सामने है, सरकार की तरफ से हर तरह का कोशिश किया जाएगा ताकि शुगर के प्राइसेस कंट्रोल में रहे। तो शुगर मिल जो कि श्री रेणुका, डालमिया, धामपुर, ईआईडी पैरी, हर शुगर शेयर के प्राइस ज्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं रखना चाहिए। अच्छा सर, ये जो चूंकि बात छिड़ गई तो एक छोटी सी टिप्पणी और, ये जो पूरी एथेनॉल की स्टोरी है, शुगर की कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए, शुगर को सरकार भी नहीं चाहेगी, बात सही है, लेकिन ये जो एथेनॉल वाला मामला है जिसको लेकर के काफ़ी एग्रेसिवली प्ले किया जा रहा है, जिसको लेकर के कुछ जगहों पर विरोध भी हुआ, ये स्टोरी क्या प्राइसेस को बढ़ाने में सक्षम नहीं है? ये स्टोरी कुछ हद तक बढ़ाने के सक्षम है, बट मैं जैसे कह रहा था विपुल जी, ये बहुत ही, शुगर एक प्राइस सेंसिटिव है और ये पॉलिटिकली सेंसिटिव भी बहुत है। तो सरकार की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं लिया जाएगा जिससे कि शुगर के प्राइसेस अननेसेसरली बढ़ जाए। देखिए, इसमें 2-3 कंपोनेंट है, एक शुगर केन फार्मर है, एक मिल्स है, और एक कंज्यूमर है। शुगर केन फार्मर के लिए जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, पहले क्या था, प्राइसेस गिर जाते क्योंकि शुगर का डिमांड कम था। ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो फार्म में शुगर केन फार्मर के लिए रियलाइजेशन कम होगा। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग अलाउ किया गया है, इसके चलते बियॉन्ड शुगर डिमांड इथेनॉल के लिए भी डिमांड होगा, तो फार्मर के लिए कुछ हद तक बेहतर होगा। जितना इथेनॉल ब्लेंडिंग होगा उतना डिमांड बढ़ेगा शुगर का, और उनके प्रोडक्शन का प्राइस रियलाइजेशन अच्छा होगा। रही पहली बात। दूसरा, ये इथेनॉल ब्लेंडिंग करने के चक्कर में अगर शुगर का प्रोडक्शन सही नहीं रहा और शुगर मिल में प्रोक्योरमेंट कॉस्ट बढ़ जाता है ज्यादा, तो कंज्यूमर लेवल में भी प्राइस बढ़ जाएगा शुगर, जो कि सबको हिट करेगा, आपको, हमको, जनता को, सबको हिट करेगा। तो सरकार के लिए वो हानिकारक है, वो नहीं अलाउ किया जा सकता है। तो एक फाइन बैलेंसिंग एक्ट है, और इसमें और एक एंगल है, इंपोर्ट और ग्लोबल शुगर प्राइसेस। तो इस पे भी सरकार को ध्यान रखना पड़ता है। कभी एक्सपोर्ट का परमिशन दिया जाता है, कभी इंपोर्ट का ड्यूटी फ्री परमिशन दिया जाता है, तो दे हैव टू कीप बैलेंसिंग दिस। और मुझे नहीं लगता है इथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण शुगर का प्राइस बढ़ने का कोई अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसको बहुत टैक्टफुली मैनेज किया जाएगा। ठीक सर, पिछली बार जब आपसे बात हुई और इस बार जब बात हो रही है, इन सब के बीच में हम सब ने आज़ादी का जश्न भी मनाया और प्राइम मिनिस्टर की स्पीच भी सुनी सर। और इस बार जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी, बहुत सारी चीज़ें रहीं। 2-3 चीज़ें जो बैंकों को लेकर के लगातार बातचीत चल रही थी कि भाई दुनिया भर के बैंकों में टॉप 5 में भारत का कोई एक बैंक क्यों नहीं है। क्या आपको लग रहा है पीएसयू बैंकों को लेकर के सरकार की नीतियाँ, पहले से भी बातचीत चल रही है, लेकिन क्या इस दिशा में गंभीर प्रयास हो रहे हैं? और पीएसयू बैंक्स पे आपका खासतौर से जो मिड कैप के बैंक्स हैं, पीएनबी है, कैनरा बैंक है, यहाँ पे फोकस रखना चाहिए क्या सर? अब यहाँ आपका व्यू अभी पीएसयू बैंकों को लेकर के है क्या? देखिए, जनरली मेरा व्यू पॉजिटिव है। बीएफएसआई में, इंटैक्ट बीएफएसआई सेगमेंट में पॉजिटिव है, और पीएसयू बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, दोनों में पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि इस साल बैंकिंग क्षेत्र में नतीजे अच्छे आएंगे और प्राइस एप्रिसिएशन भी देखने को मिलेगा। एसबीआई मेरा पसंदीदा बैंक बहुत दिनों से है, और अभी भी मेरा वन ऑफ द टॉप पिक एसबीआई है। मुझे लगता है यहाँ पे अभी भी बहुत सारे ग्रोथ ट्रिगर्स बाकी है, और कोई निवेशक अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करे, थोड़ा समय दे, तो उसको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम उनके क्रेडिट डिमांड, एसेट क्वालिटी, मार्जिन्स, सब चीज में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। सब्सिडियरीज का कामकाज भी अच्छा हो रहा है, इनका वैल्यू अनलॉकिंग हो रहा है, एनएससी का आईपीओ के जरिए
इनका एसबीआई का वैल्यू अनलॉकिंग होगा क्योंकि उनके पास निवेश है। एसबीआई फंड मैनेजमेंट जब उन्होंने लिस्टिंग किया तो वैल्यू अनलॉकिंग हुआ। तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है। पर आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन कि जैसे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि एक दिग्गज बैंक, ग्लोबली पोजीशन बैंक होना चाहिए। सही बात है, होना चाहिए। इंडिया लार्जेस्ट कंट्री पॉपुलेशन के हिसाब से है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो होना तो जरूर चाहिए। पर अभी वो स्थिति नहीं आया है। सरकार की तरफ से एक स्टेप लिया जा रहा है जिसकी चर्चा पिछले साल से चल रहा है कि ये छोटे मझोले जो बैंक अभी भी है, पीएसयू बैंक्स, उनको मर्ज किया जाएगा और 2 या 3 बहुत बड़े बैंक क्रिएट किया जाएगा। ये बहुत अच्छा कदम है। बहुत सारे इश्यूज है वो सॉल्व करना पड़ेगा, पर ये अगर होता है, अब मुझे पूरा भरोसा है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होगा। इसके लिए टाइमलाइन स्पेसिफाई करना मुश्किल है, पर मुझे भरोसा है कि ये होगा। जब होगा तो अच्छा होगा। उसमें पीएनबी, सेंट्रल बैंक, आपने कुछ बैंक्स, यूनियन बैंक, कुछ बैंक्स के नाम भी किए हैं, शायद वो सारे इस ओवरऑल मर्जर प्रोसेस में आ जाएंगे और शायद एक या दो या 3 बड़े बैंक क्रिएट किए जाएंगे। लेट अस वेट एंड वॉच। अभी तो उसको सोच के मार्केट में पोजीशन लेने की कोई मतलब नहीं है। इंडिविजुअली बहुत सारे बैंक अच्छा काम कर रहा है, वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, तो खरीदारी बिल्कुल की जा सकती है पीएसयू बैंक्स में। पीएसयू बैंक्स में प्राइवेट की बात करें सर, तो बहुत लोगों के हमारे पास डेली बेसिस पे सवाल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं एचडीएफसी को लेकर के। बहुत लोगों की पोजीशंस हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड की बड़ी पोजीशंस हैं और उनके प्रदर्शन अच्छा नहीं हो रहा है। एचडीएफसी बैंक को लेकर के और प्राइवेट बैंक्स में कोई अच्छा प्लेयर आपको जो अच्छा लग रहा हो, और इसका भविष्य आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये भविष्य तो अच्छा है। कुछ चैलेंजेस एचडीएफसी बैंक में था और कुछ चैलेंजेस मुझे लगता है अभी भी है, जिसके कारण एचडीएफसी बैंक का वैल्यूएशन ऊपर नहीं जा रहा है और निवेशक जो निवेश करके बैठे हुए हैं उनके लिए थोड़ा उनमें से थोड़ा हलचली मची हुई है क्योंकि वैल्यूएशन ऊपर नहीं जा रहा है। एक कारण तो है इनका जो मैनेजमेंट है, उसमें अभी तक आरबीआई की तरफ से सीईओ का एक्सटेंशन का या रीअपॉइंटमेंट का अप्रूवल नहीं आया है। वो एक शंका की बात है, उसको थोड़ा अनसर्टेनिटी जरूर है। दूसरी बात है इनका जो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, उसमें ये थोड़ा पीछे रह गए थे और इनके लिए एचडीएफसी लिमिटेड मर्ज होने के बाद से एक डिपॉजिट मोबिलाइजेशन और मेंटेन करना सारे रेशियोज बड़ा चैलेंज हो गया था और इनका कॉस्ट ऑफ फंड ज्यादा हो गया था। इसी के कारण मार्जिन में भी थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा था। अब जो एफसीएनआर बी का जो स्कीम सरकार की तरफ से दिया गया है, उसके जरिए बहुत बड़ा रकम इकट्ठा करने का जरूर कोशिश कर रहे हैं। और कल का ही न्यूज है जो थर्सडे को $1.75 बिलियन ईसीबी के जरिए इन्होंने रेज किया है, जिसमें भी कॉस्ट एडवांटेज सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि हेजिंग कॉस्ट तो सरकार की तरफ से आरबीआई की तरफ से बियर किया जा रहा है। सो बहुत एफर्ट एचडीएफसी बैंक की तरफ से चल रहा है। मुझे लगता है नतीजा तो एंड सितंबर तक ही मालूम होगा। लेट्स सी कितना इकट्ठा करते हैं। इसके जरिए एक तो इनका डिपॉजिट का प्रॉब्लम और रेशियोज का प्रॉब्लम खत्म होगा, दूसरा इनका कॉस्ट ऑफ फंड भी कम होगा। तो मुझे लगता है अगला 1-2 महीना क्रूशियल है एचडीएफसी बैंक के परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि इनका जो चीज इनका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम में है वो सुधारने का यही वक्त है, इंक्लूडिंग गेटिंग ए सीईओ अप्रूव्ड बाय आरबीआई। जी, और प्राइवेट में कोई फेवरेट प्लेयर है आपका सर? आईसीआईसीआई हैज बीन माय फेवरेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मुझे लगता है अभी भी परफॉर्मेंस में तो कोई सवाल ही नहीं है। हर पैरामीटर पे सब बैंक को बीट कर रहे हैं, अब एनालिस्ट एस्टिमेट को बीट कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक तो बहुत ही सेफ बेट है और मुझे तो लगता है यहाँ पे बहुत ज्यादा मार्केट में करेक्शन भी हुआ तो बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं है। तो निवेशक अगर थोड़ा समय देना चाहते हैं आईसीआईसीआई जो कहते हैं नो ब्रेनर है। इसके साथ साथ मैं कहूँगा छोटे मझोले जो बैंक्स हैं उनमें मेरा पसंदीदा फेडरल बैंक है, वहां पे नजर जरूर दिया जा सकता है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, बहुत अच्छा कामकाज हो रहा है। थोड़ा एग्रेसिव अगर एक इन्वेस्टर है और आप एक कॉन्ट्रा पोजीशन लेना चाहते हैं तो इंडसइंड बैंक, जो कि हम मानते हैं एक टर्न अराउंड कैंडिडेट है, वहां पे अच्छा खासा कामकाज चल रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा पर इंडसइंड कैन बी ए गुड बेट इवन एट करंट लेवल। चलिए, ये बात हो गई बैंकों को लेकर के।
सर, एक डिफेंस को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी ज़्यादा बातें की, आत्मनिर्भरता की बातें की, और ये भी कहा कि हम 100 से ज़्यादा देशों को एक्सपोर्ट करने लगे हैं। अभी जापान के रक्षा मंत्री भी आए थे, उनके साथ भी बातचीत चल रही है रक्षा समझौतों को लेकर के। इस क्षेत्र में को लेकर के क्या संभावनाएं और बढ़ रही हैं? इस सेक्टर को का भविष्य आप कैसे देख रहे हैं? पिछले बार भी आपसे काफ़ी डिटेल में बातचीत हुई थी। लगातार डेवलपमेंट्स बने हुए हैं, मतलब सरकार की तरफ से जी क्या करना चाहिए? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जी। लगातार डेवलपमेंट है और बिल्कुल सही दिशा में डेवलपमेंट्स है। एक तो आत्मनिर्भर होना, दूसरा एक्सपोर्ट करना, क्योंकि ग्लोबली डिफेंस एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत ही रेम्युनरेटिव लुक्रेटिव बिजनेस है। तो इंडियन कंपनीज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बेस अगर बढ़ाना है, डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना है, तो डिफेंस एक्सपोर्ट, डिफेंस प्रोडक्शन कैन बी ए बिग सोर्स। तो उसी पे सरकार का फोकस है और बहुत अच्छा फोकस है, बहुत अच्छा डायरेक्शन है, मैं मानता हूँ। और रही बात लिस्टेड यूनिवर्स, जहाँ पे हम लोग शेयर मार्केट में खरीदारी की बातचीत करते हैं, वहां पे मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी मैं वापस दोहराऊंगा, अच्छे कंपनीज है, अच्छा कामकाज हो रहा है, पर वैल्यूएशन चीप नहीं है। तो अगर आपको यहाँ पे खरीदारी करना है तो लंबी अवधि के लिए करिए। मैं स्पेसिफिकली एक शेयर का जिक्र करूंगा, BEML, भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड। अच्छा कामकाज कर रहा है, पिछले क्वार्टर के नतीजे भी बहुत अच्छे आए थे। रेल और मेट्रो कोचेस बनाते हैं, वहां पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और डिफेंस में अच्छा काम कर रहे हैं। जबरदस्त ऑर्डर बुक है, एक्सपोर्ट मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और जैसे जैसे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आता जाएगा, मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट होगा। तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, BEML की जिक्र मैं कर रहा हूँ। साथ साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी मेरा पसंदीदा शेयर बहुत दिनों से रहा है, वहां पे भी मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में अच्छा और भी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों सेगमेंट को डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में सहायता करता है। और जैसे हम जानते हैं, करंट वॉरफेयर, मॉडर्न वॉरफेयर में इलेक्ट्रॉनिक्स का रोल कंटिन्यूअसली बढ़ा हुआ है, और BEL का जो डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। तो यहाँ पे वैल्यूएशन ऊपर है, पर फिर भी कंटिन्यूअसली री-रेटिंग हो रहा है, तो यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है। आखिर में बताऊंगा, जो शिपयार्ड्स, हमारे 3 शिपयार्ड लिस्टेड है, कोचिन, मजगांव और गार्डन रिच। तीनों लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं, तीनों में बहुत अच्छा कामकाज हो रहा है। पर ध्यान में ये रखना, जब भी आप डिफेंस पे खरीदारी कर रहे हैं, थोड़ा लंबा समय के लिए खरीदारी कीजिए। ये बिजनेस का नेचर है लॉन्ग टर्म, तो उसको ध्यान में रखिए जब आप खरीदें। चलिए, डिफेंस में BEML, BEL अच्छा लग रहा है, कोचिन शिपयार्ड, SCI, मझगांव, ये भी अच्छा लग रहा है सर को शिपिंग डिफेंस के अंदर। सर, मुझे बोला जा रहा है कि सर का समय जो है वो 5:30 बजे तक कर लिया गया था। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा, अभी क्योंकि हमारा एक क्वार्टर के नतीजे आए, जो कि सबको डर लग रहा था फर्स्ट क्वार्टर से कि इतना सब कुछ हुआ है, क्या रहेगा, काफ़ी अच्छा रहा। इसके बाद अगर आज की डेट में आपको सुनने के बाद रविवार को कोई अगर अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहे, तो सर आप किन सेक्टर्स पे, और अगर आप कुछ नाम ले सकें तो कहाँ पे फोकस रखेंगे? अगर 1 लाख का एक पोर्टफोलियो बनाना, बहुत लोग आपको सुनते हैं, पसंद करते हैं, आपसे बातों से प्रेरणा लेते हैं, तो क्या सजेशन रहेगा सर उन रिटेल निवेशकों के लिए? ये कुछ सेक्टर स्पेसिफिक अगर बात करें, तो सेक्टर में तो मैं फार्मा पे बिल्कुल पॉजिटिव हूँ। पहले आप लोग बात कर चुके हैं, फार्मा में हमारा व्यू पॉजिटिव है, तो फार्मा में सेक्टर वाइज देखा जा सकता है। दूसरा, स्पेशलिटी केमिकल, एग्रोकेमिकल, एक टर्नअराउंड स्टोरी जैसा है, तो वहां पे फोकस किया जा सकता है। अगर लेट्स से वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो फॉर समबडी फॉर 1 लाख, तो मैं 2-3 शेयर का मैं जिक्र करूंगा। एक तो मैं बोलूंगा कि आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा स्टेबिलिटी और थोड़ा परमानेंसी लाइए, उसमें लार्सन टुब्रो खरीदिए। 4,000 के आसपास प्राइस है, पर यहाँ पे मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, तो लार्सन टुब्रो तो जरूर अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। इसके साथ अगर थोड़ा एग्रेसिव कहीं बेट लेना है, थोड़ा डिफेंस की तरफ अगर आपको झुकाव है, तो BEML, जिसका जिक्र मैं अभी कर चुका हूँ, BEML इसमें 2300 रुपए के आसपास मेरा टारगेट है। अब थोड़ा नीचे घूम रहा है, पर अभी आप BEML में खरीदारी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत BEML अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। एजुकेशन सेक्टर, एडटेक सेक्टर में एक कंपनी का मैं जिक्र करना चाहूंगा, शायद पहले भी आपको जिक्र कर चुका हूं, जारो टेक्निकल एजुकेशन, JARO
चारों ये लोग हायर एजुकेशन में ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं और स्किल अपग्रेड और हायर एजुकेशन, और इनका टाइप्स आईआईएम, आईआईटीज और दुनिया के दिग्गज वेल नोन इंस्टीट्यूशंस के साथ है, और ये बहुत अच्छा काम काज कर रहे हैं। इनका एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर 80,000 रुपया प्लस है, और हालांकि नॉर्मल एडटेक कंपनीज 2-2,500 रुपया एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर होता है, और ये 450 के आसपास कामकाज कर रहा है। मुझे यहाँ पे भी बहुत अप्रिसिएशन, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। फर्स्ट क्वार्टर के जो नतीजे आए थे वहाँ पे लगभग 48% ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिखाया है, रेवेन्यू में भी अच्छा ग्रोथ दिखाया है। मुझे लगता है सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट यहाँ पे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो यही 3-4 शेयर का मैंने जिक्र किया। बहुत अच्छे नाम लिए सर, और ये मुझे लगता है कि ये जो आपने अभी नाम लिया ना, जो स्क्रीन पर है, ये बहुत लोगों के रडार पे नहीं होगा, और आज की चर्चा के बाद हो सकता है काफ़ी लोगों की निगाहें इस पर जाएं। जारो इंस्टीट्यूट पे आधे % के आसपास की तेज़ी देखने को मिली शुक्रवार के सत्र में, और अगर हम बीते एक महीने की बात करें तो करीब 7-8% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है, लेकिन ये फंडामेंटली सुदीप सर को अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे रखेंगे नज़र। अब सर जाते जाते जरा हमारा बैकग्राउंड जो है एक बार देख लीजिए, और क्या बहुत लोगों के सवाल थे कि अब चलेगा बाजार, तो ये दर्शकों की डिमांड पर ये थम रखा गया कि क्या अब चलेगा बाजार, क्या शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम बन गया है, जो मेरा पहला सवाल भी था। तो इस प्रश्न के उत्तर के साथ कार्यक्रम को समाप्त करेंगे सर। ये बिल्कुल जी, मैं दोहराऊंगा कि मुझे तो लगता है बॉटम हमने देख लिया है, और अगर ट्रम्प साहब और वेस्ट एशिया में थोड़ा शांति, थोड़ा स्थिति, स्टेबिलिटी बरकरार रहे तो बॉटम हमने देख लिया है। आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, मार्केट का बायस पॉजिटिव रहेगा, पर शंका एक ही है वेस्ट एशिया को लेके, इसको जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी सारे फैक्टर्स मैं दोहराऊंगा, एफआईआईज का रुख बदला है, इंडिया की तरफ देख रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, मॉनसून बाय एंड लार्ज ठीक ठाक हो रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सारे ठीक है, तो मैं तो मानता हूं कि हमारा बॉटम हम लोगों ने देख लिया है। लेट अस बी पॉजिटिव, लेट अस वर्क विद अ पॉजिटिव बायस। बिल्कुल, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्दी आपसे फिर से बातचीत करेंगे सर, और उम्मीद करते हैं जल्दी। जो दुनिया भर के संकट है, 2 साल हो गए, लोग थोड़े से परेशान हो रहे हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा अच्छा हो, बाजार चलता रहता है, अच्छा लगता है। और थैंक यू सर, जब भी आप आते हैं बड़ा अच्छा लगता है, और समय कम पड़ जाता है, ऐसा लगता है कि बहुत कम देर बातचीत हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं, और हाँ, अगर आपने कल का हमारा शनिवार का छोटे शेयर ऊंची छलांग नहीं देखा है तो अवश्य जाकर के देखिए। कल दोपहर 2 बजे अपलोड हो चुका है, और बहुत सारे शेयरों पे हमने डिटेल में बातचीत की है। जाइए देखिए, अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए, काफ़ी सारे लोगों ने देख लिया है। और बाकी सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे, दोपहर 1 बजे हमारे साथ जुड़िए, और बाकी आपके प्रश्नों के उत्तर रहेंगे। ये देखिए स्क्रीन पर आ गया। अब कौन से छोटे शेयर लगाएंगे ऊंची छलांग, इसी थंब के साथ आपको ये जो है शो हमारा मिल जाएगा। जाइए देखिए और अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो देखिए, फिलहाल के लिए इजाज़त दे दीजिए, नमस्कार।